पूछा गया है हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्रीसेल्वी। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। पूछा गया है कॉपर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोकेमिकल अफिनिटी। पहले जान लेते हैं जियोकेमिकल अफिनिटी। देखिए, जियोकेमिकल अफिनिटी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सिटोफाइल, चल्कोफाइल, लिथोफाइल, एटमोफाइल। सो देखिए, अफिनिटी टुवर्ड्स मतलब फीलिंग, वो हम सॉइल साइंस में फीलिंग बोलते हैं। अगर किसी के टुवर्ड्स अफिनिटी है हम फीलिंग बोलते हैं। अगर किसी के टुवर्ड्स अवॉइडनेस है और अवे ऐसे कुछ आता है तो फिर फोबिक बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि हाइड्रोफिलिक, सो इसका मतलब वाटर लविंग, मीन्स वाटर के प्रति उसका अफिनिटी है। अगर मैं बोलूंगा हाइड्रोफोबिक, सो इसका मतलब हेट, दैट केमिकल्स हेट वाटर। ओके, लाइक दिस कपर। आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन इज इन नेक्स्ट स्लाइड। सो यू ट्राई टू आंसर। उसके बाद एक और सवाल, इफ ए इज द फ्रैक्शनल विंड स्पीड। ओके, ए होता है फ्रैक्शनल विंड स्पीड। तो फिर अगर स्पीड डिक्रीज होता है, कोई भी विंड टर्बाइन आप ले लीजिए। विंड टर्बाइन आपको पता है ना, जिसमें विंड फ्लो होता है, टर्बाइन रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेट होता है, सिंपल। सो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, द मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ पावर फ्रॉम द विंड ऑकर्स। देखिए, कब आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। ओके, ए होता है फ्रैक्शनल विंड स्पीड। ए होता है फ्रैक्शनल विंड स्पीड डिक्रीजेस एट द विंड टर्बाइन। तो कितना फ्रैक्शनल विंड स्पीड डिक्रीज होगा ताकि आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो मैक्सिमम पावर मिलने के लिए कितना फ्रैक्शन का विंड स्पीड डिक्रीज होना चाहिए, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। सो इसको आसानी से याद रख लीजिए, ये होगा 1/3। और ये कपर वाला आप मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका। ये जियो केमिकल अफिनिटी का जो कंसेप्ट है वो दिए थे गोल्डस्मिथ ने। ओके, तो इसे बोला जाता है स्कीम ऑफ गोल्डस्मिथ। ये जो एलिमेंट्स ये इसे क्लासिफाई किए हैं उनको on classifying on the basis of different phases। जैसे कि ये गैसियस फेजेस वाला है, ये सिलिकेट लिक्विड है जिसको हम लिथोफाइल बोलते हैं। लिथोलॉजी आपको पता है ना, स्टडी ऑफ स्टोन, सो वो है लिथोलॉजी। सो लिथोफाइल। तो गैसियस फेज रिलेटेड एटमोफाइल मींस एटमॉस्फेयर लविंग। लाइकवाइज सल्फाइल लिक्विड, तो आप बोल सकते हैं चाल्कोफाइल। ओके, चाल्कोस आपको पता है ना, कपर का ओर को चाल्कोस बोलते हैं। देन मेटालिक लिक्विड सिडेरोफाइल। ओके, सो अभी जानते हैं, पहले एटमोफाइल की बात करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर लविंग। सो ऑब्वियसली गैसियस फेज में होगा। कौन कौन सा गैसियस फेज? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सारे के सारे होता है एटमोफाइल, एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू लिथोफाइल, जो कि सिलिकेट लिक्विड आप बोल सकते हैं। अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल इन आवर मेनली पीरियोडिक टेबल। जो मेनली पीरियोडिक टेबल में जो अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल है वो सारे के सारे इस ग्रुप में आएंगे। और हालोजेंस भी आएंगे। हालोजेंस आपको पता है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोमेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आएंगे लिथोफाइल के अंडर। उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट जैसे कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, बोरोन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सेल्यूरियम, टेरोनियम, ओके, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, वाई, जिर्कोनियम, निवी, एनबी। ओके, ये सारे के सारे। कुछ लैंथेनाइड्स भी आते हैं जैसे कि हीलियम, थैलियम,
थोरियम, यूरेनियम, ये कुछ लैंथेनाइट्स भी लिथोफाइल के अंडर आते हैं। तो आपको ये सारे के सारे चीज याद रखना ही पड़ेगा। आप पहले तो याद रख लीजिए अल्काली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद हैलोजन याद रखिए, उसके बाद ये सारे के सारे एलिमेंट। देन चाल्कोफाइल में देखते हैं सल्फाइड लिक्विड। सल्फाइड लिक्विड जैसे कि कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ओके, ऐसे होता है ना, सिल्वर सल्फाइड ऐसे होता है। तो ये सारे के सारे आते हैं चाल्कोफाइल के अंडर। सो याद रखें कॉपर, जिंक, गैलियम, सिल्वर, कैडमियम, ओके, मर्क्यूरी, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे ये सारे के सारे याद रखना ही पड़ेगा आपको। कौन कौन सा एलिमेंट चाल्कोफाइल के अंडर आते हैं, ये सारे के सारे चीज याद रखना ही पड़ेगा। पीबी, लेड होता है ना, पीबी, ओके। देन सिड्रोफाइल, सिड्रोफाइल के अंदर जो जो आएगा वो सारे के सारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेटल, बहुत ज्यादा मेटल, हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुबिडियम, ओके। और कुछ ऐसे भी आएंगे रेडियो एक्टिव, ओके, रेडियो एक्टिव कुछ भी ऐसे जैसे प्लूटोनियम, ओस्मियम, ये कुछ ऐसे भी आएंगे जो कि रेडियो एक्टिव है। तो आपको एटमोफाइल तो इजीली याद रह जाएगा, लिथोफाइल, चाल्कोफाइल, सिड्रोफाइल भी याद रखना पड़ेगा, ओके। देन एक्चुअली क्या होता है, ये तो हमने क्लासिफाई कर ली, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अर्थ में आपको पता ही होगा ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, देन होता है क्या, मैंटल होता है, ओके। देन होता है आउटर कोर, इनर कोर, ऐसे ऐसे सब रहता है ना, आउटर कोर, इनर कोर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो इनर कोर है ना, इनर कोर वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, ओके। और जो आउटर कोर है उसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जो मेंटल है उसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, ओके। और जो क्रस्ट है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो ये जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि ये मेटालिक लिक्विड सिर्फ और सिर्फ आउटर लेयर में, आउटर कोर में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा आउटर कोर में होता है, थोड़ा थोड़ा मेंटल में भी होता है, ओके। सो इसी तरह एक इक्विलिब्रियम बनाता है दोनों, जो चारों के चारों ये है ना, जो लेयर्स है, जो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये जो लेयर्स है ना, उनके बीच ये सारे के सारे एलिमेंट्स का एक इक्विलिब्रियम अवेलेबल है। सो यू शुड रिमेम्बर दैट कोई भी एलिमेंट किसी भी लेयर से पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हैं लिथोफाइल में ज्यादातर आपको अल्काली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस मिलेगा, और एग्जाम में आएगा भी तो आपको क्लिक करना है। पर कुछ ऐसा होगा जो कि मतलब जो कि इनर कोर में भी अवेलेबल होगा। सो आपको याद क्या रखना है, इनर कोर में होता है वेरी डेंस एलिमेंट्स, ओके, वेरी डेंस फॉर्म में होता है एलिमेंट। आउटर कोर में लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके, लिक्विड फॉर्म में याद रखेंगे। और उसके ऊपर जो मेंटल, वहां पे सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ओके। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके, इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने जस्ट देखा कि अगर 1/3 मींस 1/3 विंड का स्पीड अगर रिड्यूस होता है, 1/3 अगर विंड का स्पीड रिड्यूस होता है तो मैक्सिमम पावर देता है, ओके। वो तो हमने अभी देख लिया एमसीक्यू में, पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, विंड पावर कैसे निकलता है, विंड पावर में कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑप्शन बी, जो फर्स्ट स्लाइड पे जो था ना सवाल, दोनों का आंसर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी होगा। पहले तो आपको पता चल गया कप्पर कौन सा वाला आएगा, चाल्कोफाइल में आएगा, और ये वाला 1/3 मैं बता चुका हूँ, ओके। देखिए पावर का जो फॉर्मूला है 1/2, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसका सिंबल क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ द विंड, ये पूछा नहीं जाएगा, ओके, पाई पूछा नहीं जाएगा। आर स्क्वायर, देखिए ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर क्या है, स्वेप्ट एरिया, मींस कोई भी सर्कल आप ले लेंगे ना तो उसका जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो विंड मिल है, जो विंड से जो रोटेट करता है टर्बाइन, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका एक सर्कल होगा, तो ये है एरिया। देन सीपी होता है पावर कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट है। सीएफ होता है, सीएफ क्या होता है,
एक फैक्टर होता है, CF एक फैक्टर होता है, आप बोल सकते हैं कैपेसिटी फैक्टर। देन VQ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो पूछा जाएगा वेलोसिटी से पावर कैसे रिलेटेड है, तो Q वेलोसिटी का Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ओके, वेलोसिटी का Q, ये इतना याद रखिए। तो NG क्या होता है, NG होता है जनरेटर कैपेसिटी, NB होता है गियर बॉक्स एफिशिएंसी। तो एक्चुअली याद आपको एक ही चीज रखना है, VQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। देयर इज ए फ्यूजन। ओके, फ्यूजन रिएक्शन इज देयर। देखिए दो तरह के रिएक्शन होता है, एक होता है फ्यूजन और जो कि ये है, और एक होता है फिशन। ओके, एक्चुअली ये जो फ्यूजन है ये देता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है। हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाया जाता है, और फ्यूजन से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इज रिलेटेड टू फिजन प्रोसेस एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज रिलेटेड टू फ्यूजन प्रोसेस, और फ्यूजन प्रोसेस ज्यादा एनर्जी देता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या लिखा गया है, ड्यूटेरियम। सो ड्यूटेरियम या फिर ट्रिटियम या फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम both having same atomic number 111, but it is differ with mass number। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, बट ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है। सो यहाँ पे ड्यूटेरियम दिया गया है, सो ड्यूटेरियम मींस बिलो 2 रहेगा, नहीं बिलो 1 रहेगा और एटॉमिक मास 2 रहेगा, और ट्रिटियम में बिलो 1 रहेगा, एटॉमिक मास 3 रहेगा। इसका मतलब टोटल एटॉमिक मास हो गया ऊपर 2 + 3 दैट इज 5 एटॉमिक मास हो गया, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 2 हो गया। तो इसका आंसर ऐसा आएगा, एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 5। सो एटॉमिक नंबर 2 मतलब obviously it is helium, no doubt it is helium, not hydrogen, not lithium, because lithium having atomic number 3 and hydrogen having atomic number 1, so no doubt ये होगा हमारे हीलियम। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया एटॉमिक मास कितना होगा। एटॉमिक मास देखिए ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3, इसका मतलब टोटल एटॉमिक मास इज 5, एंड हियर न्यूट्रॉन हैविंग एटॉमिक मास 1। So left, how much atomic mass left? Atomic mass left is 4. 4 means here helium 4. So answer होगा D। ऐसे करके आप न्यूक्लियर रिएक्शन का x, y कुछ भी देता है आप निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ओके, सिंपली आप सिर्फ इतना याद रखिए, ड्यूटेरियम का होता है एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर और चार्ज आप बोल सकते हैं 2, मास 4, बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है -1, नेगेटिव चार्ज होता है और मास होता है 0, गामा पार्टिकल का चार्ज 0, एटॉमिक मास 0। सो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, ये हीलियम 2+ चार्ज है, बिकॉज हीलियम 2+ मींस हीलियम हैविंग 2 एटॉमिक नंबर और 2+ चार्ज आप बोल सकते हैं, एंड हीलियम मास इज 4, सिंपल। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस से रिलेटेड है। नेचुरल गैस इज वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली फ्यूल। यस, इट्स ट्रू, नेचुरल गैस इज वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली फ्यूल एज कंपेयर टू अदर। ओके, इट प्रोड्यूसेस फ्यू पोल्यूटेंट्स एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी। हम देखेंगे कितना पोल्यूटेंट से प्रोड्यूस करता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी देता है, डिटेल में हम देखेंगे। आज कंपेयर टू फोसिल फ्यूल कंबंशन, देखिए जो पेट्रोल कंबंशन होता है या फिर डीजल कंबंशन होता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेंट निकलता है, सभी को पता है ये सारी चीज। ओके, पर आज कंपेयर टू नेचुरल गैस से कम, बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज पोल्यूटेंट निकलता है। सो आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है ना, इज ए वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली। क्यों वेरी अट्रैक्टिव? क्योंकि ये फ्यू पोल्यूटेंट्स देता है, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम अमाउंट में देता है, इसीलिए वेरी अट्रैक्टिव एंड इको फ्रेंडली भी बोला जाता है। पर स्टिल ये पॉल्यूशन देता है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, ओनली एज कंपेयर टू फोसिल फ्यूल इट इज गुड।
देखिए जो प्रोटियम मैंने बताया था ना आपको, वही सारी चीज यहाँ पे दिया गया है। प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन आप बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम यहाँ पे दिया गया है, ट्रिटियम ऐसा दिखता है। ओके, कितना कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ से। So from above slide we know that natural gas is a very good fuel. So these are some important points, extra points you should add in your note. Like natural gas is a relatively clean burning fossil fuel. Here clean means बहुत ही ज्यादा कम pollutant देता है, very less amount of pollutant. Natural gas is mainly methane, a strong greenhouse gas. Look here, natural gas it has a strong greenhouse gas. Okay, we have to admit that natural gas create some pollutants, but as compared to other fossil fuel, natural gas is a good fuel. Natural gas exploration, drilling, production affect the environment. देखिए natural gas को अगर आप यूज करते हैं less pollutant, but for natural gas you have to drill the soil, you have to explore the area, you have to cut the forest. So for exploration, for drilling, okay, for extraction of natural gas we are exploiting nature too much. So that's why we can say natural gas exploitation is a very worst thing in our environmental point of view. So see here, solar photovoltaic cells are expensive दिया गया है। Okay, it's true। देखिए सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स एक्सपेंसिव है। देखिए क्यों है, कैसा दिखता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल, इतना एक्सपेंसिव क्यों है, वो सारी चीज मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। पर स्टिल आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ। देखिए सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स है ना, ये सेमीकंडक्टर से बनाया हुआ है। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ये आप सारे के सारे चीज प्लस 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे। ओके, जो लोग फिजिक्स है जिनका, वो लोग तो पढ़े ही होंगे इसको। तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में ये सारी चीज लगता है। और आज कंपेयर टू मेटल या फिर नॉन मेटल आप बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर का डिमांड बहुत ही ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट। दैट्स व्हाई इसका कॉस्ट भी ज्यादा है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ सोलर फोटोवोल्टिक सेल, इसको आप सोलर मतलब सनलाइट में रखना पड़ेगा। तो सनलाइट में रखेंगे आउटसाइड एरिया में, तो उसका प्रोटेक्शन कॉस्ट भी लगेगा। ओके, और सोलर फोटोवोल्टिक सेल का इतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है, अदरवाइज वी कैन रिप्लेस इट ना। ओके, वी कैन रिप्लेस इट फॉर थर्मल पावर एनर्जी या फिर हाइड्रोलिक पावर एनर्जी के अल्टरनेटिव की तरह हम यूज कर सकते हैं, पर एक्चुअली नहीं कर सकते क्योंकि 10 to 12% इसका एफिशिएंसी, बहुत ही कम एफिशिएंसी है इसका। इसीलिए उसको थोड़ा एडवांस मेथोडोलॉजी चाहिए, उसका थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हम डालना पड़ेगा। इसीलिए ये जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। कैसा दिखता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी आपके लिए वेट कर रहा है, सो डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट कम्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, ये तो सब चीज हम जानते हैं। 7 to 9 गीगाटन्स मतलब 7 to 9 into 10 to the power 9 टन्स। ओके, into 10 to the power 9 टन्स होता है 7 to 9 गीगाटन्स। गीगा मतलब 10 to the power 9, मेगा मतलब 10 to the power 6। ओके, वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि 1 टन एक्चुअली होता है 1000, आप बोल सकते हैं kg, 1000 kg। ओके, 1 टन। So that means 1 ton equal to 100 quintal, means 1 quintal, no sorry, 10 quintal, 1 quintal equal to 100 kg. Like that you remember all the units. मैंने आपको बताया था जो फोटोवोल्टिक सेल वो दिखता कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, एन टाइप। ये जो आप देख रहे हैं ना रेड कलर, ये एन टाइप वाला है, ये है हमारे पी टाइप। सो जब सनलाइट एन टाइप में पड़ता है, when sunlight comes into contact with n type of silicon, then क्या होता है, तो ये जो n टाइप से सिलिकॉन इस सर्किट से मूव करता है from n type to p type. So the current is flowing from p type to n type. Electrons are flowing from n type to p type and currents is flowing from p type to n type. So in this way sunlight converted into electricity. So देखिए क्या क्या चीज यूज हो रहा है,
टफ्ट ग्रास यूज हो रहा है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो कि बहुत ही कॉस्टली है, एन टाइप पी टाइप तो कॉस्टली होगा क्योंकि ये जो पीएन जंक्शन, ये जो एन टाइप पी टाइप, ये सब सिलिकॉन ओके और कुछ मतलब बहुत ही कॉस्टली सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। एल्युमिनियम कंटाक्ट, पॉलीमर, ब्लैक सीड, ये सारे के सारे चीज चाहिए और इसको हम आउटसाइड में प्लेस करेंगे ना, सो इसका मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा खर्चा लगेगा। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.